गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ जो हम विश्लेषित करने जा रहे हैं वो व्यवहारवाद की चर्चा है। व्यवहारवाद में प्रश्न दो रूपों में पूछे जाते हैं। एक तो व्यवहारवादी विचारधारा पर पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवादी विचारधारा क्या है और इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं, और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रतिनिधि चिंतक पर। तो हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड व्यवहारवाद के प्रतिनिधि चिंतक हैं। व्यवहारवाद एक विश्लेषण का तरीका है, ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, जिसमें संगठन की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है। यद्यपि व्यवहारवाद का पहला व्यवहारवादी मेयो को माना जाता है, लेकिन उसे पूर्ण व्यवहारवादी नहीं माना जाता एल्टन मेयो को, क्योंकि उसने शास्त्रीय सिद्धांतों का विरोध नहीं किया था। ठीक, व्यवहारवाद मूलतः तार्किकता का विरोध करता है। ठीक, पूर्ण तार्किक संगठन की अवधारणा का खंडन करता है, संगठन के सिद्धांतों का, ठीक, संगठन के जो सिद्धांत फ्योल वगैरह उनका खंडन कहता है। संगठन को सुनिश्चित सिद्धांतों से न तो बनाया जा सकता और न चलाया जा सकता है। व्यवहारवाद प्राधिकार की जो क्लासिकल कंसेप्ट है, शास्त्रीय अवधारणा, उसको भी अस्वीकार करता है और प्राधिकार के सामाजिक संकल्पना, प्राधिकार के स्वीकरण की संकल्पना को देता है। और बर्नार्ड और साइमन ने व्यवहारवाद को पूरी तरह से विकसित किया है और पल्लवित किया है। तो आज चेस्टर बर्नार्ड की चर्चा आपके साथ है। चेस्टर बर्नार्ड के सारे योगदान को आप बांध सकते हैं सुनिश्चित पॉइंट्स में। लिखने के लिए तो बहुत सादा है, लेकिन हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को तैयार करना है, परीक्षा के लिए तैयार करना है। तो उसका सबसे पहले व्यक्तित्व और कृतित्व। मूलतः एक साधारण पढ़ा व्यक्ति है, 8वीं तक पढ़ा व्यक्ति है और बेल टेलीफोन कंपनी अमेरिका न्यू जर्सी में काम करता था। ठीक है, धीरे धीरे प्रबंधकीय पदों को प्राप्त करते हुए करीब 42 साल में उस कंपनी का चेयरमैन बनता है। ठीक, तो अपना जो उसका कार्य करने का अनुभव था, उसी को उसने 1938 में अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में प्रकाशित किया था। और व्यवहारवाद का औपचारिक प्रारंभ भी 1938 में फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव से होता है। जब आप लोग प्रशासन के विकास के 5 चरणों का विश्लेषण करेंगे, तो जो दूसरा चरण है शास्त्रीय विचारधारा, ठीक, वो यहीं पे ख़त्म होता है 37 में, और 38 से व्यवहारवादी विचारधारा प्रारंभ हो जाती है। तो व्यवहारवाद में बर्नार्ड का व्यक्तित्व और उसका जो योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण है योगदान। बर्नार्ड को सामाजिक व्यवस्था उपागम का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ द सोशल सिस्टम स्कूल। सोशल सिस्टम स्कूल जिसकी शुरुआत वेल्फ्रेड पैरेटो नाम के समाजशास्त्री ने की थी, या से शुरू माना जाता है इसको। जो इसकी बेसिक प्रेजेंसन है, जो आधारभूत मान्यता है सामाजिक व्यवस्था उपागम की, वो ये है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द एटमिस्टिक एक्शन। अणुवादी क्रिया की कोई संभावना नहीं है। ये थ्योरी है, और थ्योरी का थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, थोड़ा कठिन लगेगा आपको, लेकिन सामान्य शब्दों में ये कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि अणुवादी क्रिया की अणु अकेले कुछ नहीं कर पाता, वो अन्यों से जुड़ता है तो कंपाउंड बनता है। इसी तरह व्यक्ति केमिस्ट्री में, इसी तरह व्यक्ति अकेले रहकर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। यदि उसे उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, वो जो उसे कुछ बड़े लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। इसलिए समाज में यदि व्यक्ति को कुछ पाना है तो उसे अन्यों से सहयोग करना पड़ेगा, और जब कभी भी व्यक्ति सहयोग करेगा, संगठन का जन्म हो जाएगा। ठीक है, साधारण सी बात है कि भाई व्यक्ति की, आपके मनुष्य में स्त्री और पुरुष की अपनी अपनी जैविक सीमाएं हैं। अगर दोनों सहयोग न करें तो अगली संतति को नैसर्गिक जो प्रोसेस है, हम नैसर्गिक प्रोसेस की प्रक्रिया की बात करें कि नैसर्गिक तरीके से स्त्री अकेले या पुरुष अकेले क्या नहीं कर सकता, अगली संतति को जन्म नहीं दे सकता। ये उनकी जैविक सीमा। इस जैविक सीमा को पार जाने के लिए स्त्री और पुरुष सहयोग करते हैं और विवाह संस्था और परिवार संगठन का जन्म हो जाता है। तो वो कहते हैं कि संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है, सारे संगठन नेचुरल सिस्टम है, प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, और
इनका जन्म होता है मनुष्यों की सीमाओं से के कारण। बर्नार्ड भी संगठन का विश्लेषण एक सामाजिक व्यवस्था और सहकारी व्यवस्था के रूप में करता है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम। ठीक, जब हम आपके मुख्य योगदान में आते हैं तो संगठन एक सहकारी व्यवस्था। बर्नार्ड ये कहता है कि संगठन क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, इन दो प्रश्नों का विश्लेषण होना चाहिए। संगठन क्यों बनते हैं, अभी भी बताया। बर्नार्ड ये मानते हैं कि हम लोगों की, सभी व्यक्तियों की कुछ जैविक, आर्थिक, शारीरिक, बौद्धिक कोई ना कोई ऐसी सीमा होती है जो उन्हें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। यदि उन्हें उन बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो उन्हें उन सीमाओं से पार जाना होगा। अगर वो उन सीमाओं से पार नहीं जाएंगे तो बड़े लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोग करेंगे और संगठन का जन्म हो जाएगा। तो संगठन क्यों बनते, मानवीय सीमाओं का। और संगठन कैसे बनते हैं, शास्त्रीय विचारक के मानते संगठन बनाए जा सकते ठीक वैसे जैसे हम मकान का नक्शा बनाते हैं, संगठन का भी नक्शा बना देंगे, एक संरचना खड़ी कर देंगे। ये सीएमडी होगा, ये एमडी होगा, ये जनरल मैनेजर होंगे, ये मैनेजर होंगे, ये सुपरवाइजर होंगे। एक संगठन के एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दे और संगठन बन गया। ना ना ना, बर्नार्ड कहता है ऐसे संगठन नहीं बनते। संगठन तब बनेंगे जब 3 तत्व विद्यमान होंगे, प्रीकंडीशंस। ठीक, संचार, साझा उद्देश्य और सहयोग की चाहत। जब परस्पर लोग आपस में संचार कर सकते होंगे, ठीक, उनका साझा उद्देश्य होगा, तभी वो एक दूसरे से सहयोग करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे और संगठन का जन्म होगा। बर्नार्ड आगे बताते हैं कि संगठन 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन प्राकृतिक व्यवस्था है, बिना किसी उद्देश्य की बनती हैं, अस्थायी होती हैं। जैसे आप ट्रेन में कहीं आ रहे हैं, कानपुर से दिल्ली आ रहे हैं, वहाँ आपस में 1-2 लोगों से बातचीत हो गई, थोड़ी मित्रता हो गई, ठीक, लेकिन ट्रेन का सफ़र खत्म होते ही वो मित्रता खत्म हो गई। लेकिन जो इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कहीं भी किसी भी समय बन जाते हैं। लेकिन औपचारिक संगठन अधिक स्थायित्व लिए होते हैं, उद्देश्यपूर्ण होते हैं और उनके कुछ नियम होते हैं। उन्हें वो कृत्रिम व्यवस्था, उनके खुलने और बंद होने का नियम होता है, कृत्रिम व्यवस्था है। दोस्ती एक अनौपचारिक संगठन है। रात को आप 12-1 बजे भी अपने दोस्त को फ़ोन कर देते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाता है या चले ही जाते हैं उसके रूम पे बात करने के लिए। लेकिन अगर कोई औपचारिक संगठन है जिसके खुलने और बंद होने का समय है, ठीक, 10 से 5 का समय है, तो आप 10 से 5 ही उस संगठन में जा सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन बताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्नार्ड की है, वो कहता है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक के जन्म से दूसरे का जन्म और दूसरे के जन्म से अगले का जन्म होता है। 2 मित्र हैं, उनमें आपस में संचार हुआ किसी चीज़ को लेकर के, उनको उनमें किसी सीमा थी कि भाई दोनों सामान्य परिवारों से थे और तैयारी करना चाहते थे सिविल सर्विसेज की। दोनों ने मिलकर के संचार किया, का साथ रहेंगे, एक कमरा में रह लेंगे, एक कमरे में ट्यूशन पढ़ा लेंगे। दोनों में पहले मित्रता हुई, एक अनौपचारिक समूह बात, फिर उन्होंने A&B ट्यूशन सेंटर खोल दिया। A&B ट्यूशन सेंटर क्योंकि बोर्ड लग गया तो औपचारिक संगठन है। तो अनौपचारिक संगठन मित्रता ने एक औपचारिक संगठन को जन्म दिया। फिर औपचारिक संगठन जो ट्यूशन सेंटर, उसमें कुछ बच्चे इस लोकेशन, इस मोहल्ले के, कुछ बच्चे उस मोहल्ले के, कुछ बच्चे उस मोहल्ले के, जो जिस मोहल्ले के हैं उनका छोटा ग्रुप उसके साथ बन गया, जो जिस मोहल्ले के, ठीक है कि नहीं। तो अलग अलग जो लोकेलिटीज़ के बच्चे वहाँ आ रहे थे, सब ने अपने छोटे छोटे अनौपचारिक समूह बना दिए। पहले अनौपचारिक समूह मित्रता, फिर मित्रता A&B ट्यूशन सेंटर औपचारिक संगठन, फिर दोस्तों लोग, छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे समूह या पढ़ने आने वालों के अपने समूह, अनौपचारिक समूह। लेकिन अगर फ्यूचर में उन दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है, पहले उनकी मित्रता टूटती है, बाद में ट्यूशन सेंटर भी खत्म हो जाता है। A&B के बीच में पहले अनौपचारिक समूह टूटा, अनौपचारिक समूह के टूटने से औपचारिक समूह। वो कहता है कि ये एक सिक्के के 2 पहलू, बट हर जगह ऐसा नहीं है। बड़े बड़े औपचारिक संगठन जरूरी नहीं कि अनौपचारिक संगठनों से निकले, लेकिन कुछ मामलों में बात सत्य होती है, ठीक है। अब अनौपचारिक संगठनों की भूमिका क्या है, वो ये कहता है कि कई औपचारिक संगठन कई कार्यों को नहीं कर सकते। जैसे कि ऐसे तथ्यों को हम औपचारिक संगठनों के माध्यम से या औपचारिक संचार माध्यमों से नहीं दे सकते, जो क्या कर सकते हैं, संगठन में तनाव पैदा कर सकते। जैसे छटनी का निर्णय है, कर्मचारियों की छटनी करनी है, या काम के घंटे बढ़ाने हैं। तो इन सारे निर्णयों को, जो कठिन और जटिल निर्णय होते हैं, जो समझदार प्रबंधक होते हैं, वो अनौपचारिक समूहों के माध्यम से इसको डिसेमिनेट करते हैं, फैलाते हैं, और ताकि प्रतिरोध को रोका जा सके। तो जो भी आपके ऐसे निर्णय होते हैं जो संगठन में, कई बार निर्णय से लोगों में अविश्वास आता है, कई बार निर्णय की गलत जानकारी के कारण लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं। जैसे लोक उपक्रमों में
कि निजीकरण होगा, तो निजीकरण का जैसे डिसीजन होगा कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे। लेकिन निजीकरण से पहले ही जो कर्मचारी यूनियन है उनके बीच ये बात फैला दी जाएगी कि कर्मचारियों की छटनी होगी, और जिनकी छटनी होगी उनकी जितना सेवा काल बचा हुआ है उतने सेवा काल को उनको पेमेंट मिल जाएगा और पेंशन भी मिलेगी। तो कई बार संगठन में कोई हार्ड डिसीजन होता है तो उसका एक ही पक्ष लिया जाता है कि छटनी हो रही है, लेकिन छटनी के बदले में सरकार क्या दे रही है इसको कर्मचारी नहीं समझ पाते। इसके लिए अनौपचारिक समूह उस बात को आराम से डिसमिनेट करते हैं, फैलाते हैं और विरोध नहीं होता। तो ये बर्नार्ड का ही आइडिया था कि हमें ऐसे कठोर निर्णय, ऐसे कठिन निर्णय जो संगठन में विरोध को जन्म दे सके, औपचारिक की जगह अनौपचारिक समूह से देना चाहिए। अनौपचारिक समूह अपने सदस्य को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक एक प्रकार का सपोर्ट अवेलेबल कराते हैं। अगर आप बाहर से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरी सिटी में, तो आपका जो इनफॉर्मल ग्रुप है, किसी कारण आपका घर से पैसा नहीं आ पा रहा है या आपका सैलरी नहीं मिल पा रहा है, तो कई बार आपका दोस्त जो फ्रेंडशिप सर्किल है आप उससे सहायता ले लेते हैं। ऑल ऑफ सडन कोई प्रदेश में रह रहे हैं, कोई तबीयत खराब वगैरह हो गई, तो दोस्तों ने ही उसको मदद करके अस्पताल पहुंचा दिया, ट्रीटमेंट करा दिया, ठीक हो गया। तो ये सोशो साइकोलॉजिकल सपोर्ट अनौपचारिक समूह देते हैं। और जो आखिरी है कि वो जो स्ट्रेस आ जाता है लोगों में काम करके, ऑफिस में काम करके या संगठन में काम करके, वो आपसी जो छोटे छोटे समूह बनते हैं जिनकी बात मेयो ने भी करी है, वो समूह उस स्ट्रेस को निकालने में बहुत सहायता करते हैं और वो उसको एक फ्रेशनेस देते हैं आदमी। ठीक, तो वेंटिलेट करना होता है जो फीलिंग्स को, वो वेंटिलेशन के लिए दीज ग्रुप्स आर वेरी कंड्यूसिव। ये था इनफॉर्मल ग्रुप का रोल। अब ये देखिए कि प्राधिकार के स्वीकरण की संकल्पना बर्नार्ड को याद ही किया जाता है। जो रिमार्केबल उसका कंट्रीब्यूशन वो है कंसेप्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। बर्नार्ड ने शास्त्रीय विचारधारा की जो अवधारणा है प्राधिकार की, उसको अस्वीकार कर दिया था। प्राधिकार शास्त्रीय अवधारणा में दो लोगों के विचार पूछे जाते हैं। कई बार ये भी आता है कि नौकरशाही सत्ता के बारे में मैक्स वेबर और बर्नार्ड के विचारों की तुलना कीजिए। तो मैक्स वेबर का अथॉरिटी का कंसेप्ट क्या था ये समझिए। मैक्स वेबर कहता है कि इट इज़ राइट ऑफ द सुपीरियर्स टू इशू द कमांड एंड इट इज़ इलीगल फॉर द सबऑर्डिनेट नॉट टू फॉलो दैट कमांड। उच्चस्थों को आदेश देने का विधिक अधिकार है और उस आदेश का अनुपालन न करना अधीनस्थों के लिए गैर कानूनी है। ये वेबर मानता है कि एक बार आप डीएम बन गए तो डीएम के रूप में आपको आदेश देने का राइट है, विधिक अधिकार है, और आपके आदेश को अगर नहीं माना जाता तो ये गैर कानूनी है। ये मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा है। टॉप बॉटम कहते हैं इसको, टॉप से बॉटम की ओर चलती है। इसी तरह फैक्ट, ठीक है, इसी तरह फ्यूल कहता है कि अथॉरिटी मीन्स टू इश्यू द कमांड एंड एक्सट्रैक्ट द ऑबिडेंस, कि आदेश जारी करना और अनुपालन प्राप्त करना ये प्राधिकार है। ये शास्त्रीय अवधारणा है। लेकिन मैक्स वेबर और फ्यूल के इस आइडिया से इत्तिफाक नहीं रखता बर्नार्ड। बर्नार्ड कहता कि सबसे पहले तुम लोग ये समझो कि अथॉरिटी होना और आदेश देने की शक्ति होना दो अलग अलग चीज़ है। कोई आदेश, किसी के पास आदेश देने की शक्ति हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास अथॉरिटी भी हो। आपकी अथॉरिटी तब प्रूव होगी जब आपके आदेश को आपके अधीनस्थ शब्द से लागू कर देंगे। उसका जो कालजयी कथन है उसका बर्नार्ड का, वो ये है कि वीटो पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। निषेध की शक्ति अधीनस्थों के पास होती है। आपने जो आदेश दिया है, अब निषेध शक्ति का उपयोग अधीनस्थ उस आदेश के विरुद्ध कर सकते हैं और आपके प्राधिकार को नहीं माने। ये उनके पास उनकी इच्छा है। वो कहता है कि प्राधिकार का प्रवहन स्वीकरण पर निर्भर करता है। अगर अधीनस्थ उसको स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी अथॉरिटी, और नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो ये नहीं कि कोई आप डीएम है और कोई किसी चपरासी को ऑर्डर देंगे या बाबू क्लर्क को ऑर्डर देंगे तो वो सीधे कह देगा मैं नहीं मानता तेरी बात, क्या कर लेगा, डीएम है तो क्या हो। नहीं, वैसे नहीं कहेंगे, लेकिन वो आपके आदेश को किसी अप्रत्यक्ष रूप से वीटो का यूज़ करके, आपने किसी क्लर्क को कहा कि भाई वो फाइल 3 घंटे में तैयार करके और मुझे चाहिए, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट्स की चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी परियोजनाएँ विकास परियोजनाएँ चल रही हैं उसको मुझे रिव्यू मीटिंग में जाना है चीफ मिनिस्टर की, और मुझे उसकी समरी चाहिए 3 घंटे में लाओ। गुप्ता जी, शर्मा जी जो भी हैं उनको कहा, आपके हेड क्लर्क जो है या असिस्टेंट जो है, तो उसने सुना कि भाई ये ठीक है। उसने थोड़ी देर बाद कह दिया कि सर मेरे पेट में दर्द है या मुझे लूज मोशन हो रहा, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो 3 घंटे में लाओ। गुप्ता जी, शर्मा जी जो भी हैं उनको कहा, आपके हेड क्लर्क जो है या असिस्टेंट जो है, तो उसने सुना कि भाई ये ठीक है। उसने थोड़ी देर बाद कह दिया कि सर मेरे पेट में दर्द है या मुझे लूज मोशन हो रहा, मैं तो घर जा रहा हूँ।
अब आपके लिए वो फाइल बहुत अर्जेंट है, कल आपको कमिश्नरी हेडक्वार्टर में जाकर के फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर को वो सारा फाइल सबमिट करना, लेकिन आपका पास अथॉरिटी भी उसे आदेश देने की, और आपने आदेश दे भी दिया है, लेकिन उस बाबू ने या क्लर्क ने आपके आदेश के विरुद्ध चुपचाप से वीटो पावर का यूज़ कर दिया है। ये बर्नार्ड ने ही हमें बताया है कि किस तरह से अधीनस्थ हमारे आदेश के विरुद्ध वीटो पावर का उपयोग कर सकते हैं। तो व्यवहारवादी है, तो इसको केवल किताबों से आप नहीं समझ सकते, आपको प्रैक्टिकल कंडीशन से इस चीज़ को समझना होगा, हाउ दे यूज द वीटो पावर। तो जब उसने ये निष्कर्ष दिया कि आदेश को मानना या न मानना अधीनस्थ पर निर्भर करता है, उच्चस्थ के हाथ में कोई प्राधिकार नहीं। आदेश को मानना या मानना अधीनस्थ के पर निर्भर करता है, उच्चस्थ के पास कोई अथॉरिटी नहीं। अगर नीचे वालों ने आदेश मान लिया तब वो कह सकते हैं कि हाँ अथॉरिटी है। तो फिर ये बात हुई कि भाई फिर मैनेजर होना का तो कोई मतलब ही नहीं है, सुपीरियर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर हमारे आदेश को नहीं माना जाएगा। बर्नार्ड कहता है आपके आदेश को माना जाएगा अगर आपका आदेश 4 कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहला, संचार या आदेश अधीनस्थ को समझ में आना चाहिए। दूसरा, संचार या आदेश संगठन के हित में होना चाहिए, कम से कम संगठन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तीसरा, संचार या आदेश अधीनस्थ के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अधीनस्थ के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए जिसको आप आदेश दे रहे हो, ठीक है। और चौथा कि आदेश अधीनस्थ की शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। वो कहता है औपचारिक संगठन में संचार ही प्राधिकार है। बर्नार्ड क्या कहता है? औपचारिक संगठन में संचार ही प्राधिकार, क्योंकि प्राधिकार तब सिद्ध होगा जब आपके आदेश का पालन होगा। और आदेश आप संचार या तो मौखिक संचार से देंगे या लिखित संचार से देंगे। अगर आपका बोला हुआ भी समझ में आ गया तो आदेश का पालन होगा, लिखा हुआ समझ में आ गया तो पालन। लेकिन अगर बोला हुआ समझ में नहीं आया, वो जो है आप तमिलनाडु कैडर में आईएएस बन जाते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, केरल कैडर में आईएएस बन के चले जाते हैं, मलयाली वहाँ बोली जाती है, सारा स्टाफ मलयाली जानता है, ये बोलता है, अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानता, आप अंग्रेजी में आदेश दे रहे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ चीज़ बोल रहे हो, कुछ और चीज़ ला रहे हैं, तो उनका आपका संचार उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपका आदेश का पालन नहीं हो रहा। तो संचार ही प्राधिकार है, क्योंकि आदेश पालन प्राधिकार, आदेश पालन से प्राधिकार सिद्ध होता है, और आदेश का पालन तब होगा जब संचार जो बोला जा रहा है या लिखा हुआ समझ में आए, ठीक। दूसरी बात कि वो संगठन के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। कोई भी है, आप पुलिस अधिकारी हैं, किसी अपने ड्राइवर से कहा कि क्रिमिनल है, इसको नीलीवती की गाड़ी में जिले से बाहर भेजना है, भेजा और ले, ठीक है, हो सकता है वो ड्राइवर मदद कर दे, कहने के लिए तो अपराधियों को पकड़ने के लिए अपराधी कैसे छोड़ सकते हैं। तीसरा, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। आप डीएम हैं या बड़े पदस्थ पदाधिकारी हैं, तो ये नहीं कहा छोटे पदाधिकारी को जो मर्जी वो उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ऐसा आदेश जो उसके प्रतिकूल होगा उसकी वो नहीं होगा, और उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। अगर आपका भाई 8-10 साल का है, उसको आप कहिए कि 50 किलो का थैला उठा, तो उसकी शारीरिक क्षमता के से ज़्यादा का आपने आदेश दिया, वो 10 किलो उठा लेगा, 12 किलो 15 किलो उठा लेगा, 50 किलो वो नहीं उठा पाएगा। इसी तरह से कोई अनट्रेंड वर्कर आपके यहाँ है, चपरासी है, गार्ड है, उसको आपने कहा कि ईमेल भेज दो, तो उसको पता ही नहीं कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, तो वो आपका आदेश। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कहता है कि आदेश देते समय इन 4 दशाओं का ध्यान रखिए तो आपका आदेश पालन होगा। वो 2 चीज़ें कहता है, फिक्शन ऑफ अथॉरिटी एंड ग्रेटर अथॉरिटी। ग्रेटर अथॉरिटी व्यापक प्राधिकार और खंडित प्राधिकार। व्यापक प्राधिकार उन्हें मिलता है जो उपरोक्त 4 दशाओं को ध्यान में रख के आदेश देते हैं। अगर 100 आदेश दिए तो 100 में से 90 उनके आदेशों का पालन होता है। लेकिन खंडित प्राधिकार का सामना उन अधिकारियों को करना पड़ता है, ठीक है, जो 100 आदेश देंगे और पालन 20 का ही होगा, क्योंकि वो 4 कंडीशन जो है, संचार, ठीक, शरीर संगठन के हित के अनुरूप, अधीनस्थ के हित के अनुरूप, अधीनस्थ की शारीरिक और मानसिक क्षमता का, इनका ध्यान नहीं रखते या सोशल स्किल में उतने वेल डेवलप्ड नहीं होते। ये बात है, ठीक। तो ये प्राधिकार की एकदम पाथ ब्रेकिंग अवधारणा थी। खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन प्राधिकार पे। इस पर आप हमारे नोट्स को व्यापक रूप से पढ़ें, उस पर प्राधिकार पे भी अलग डायग्राम मिलेगा आपको, औपचारिक अनौपचारिक समूह पे भी अलग डायग्राम होगा हमारे नोट्स में। इसके बाद की या योगदान संतुष्टि संतुलन की अवधारणा भी दी है प्राधिकार के साथ साथ। योगदान और संतुलन कि कोई भी कर्मचारी योगदान करता है संगठन में, उसको उसके बदले संतुष्टि चाहिए।
उसको अगर वो योगदान और संतुष्टि योगदान के बराबर संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो संगठन छोड़ देगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मचारी को बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्रेरण और सामान्य प्रेरण देते रहने चाहिए ताकि वो संगठन छोड़ के न जाए। इसी को मोटिवेशनल मॉडल ऑफ द चेस्टर बर्नार्ड भी कहते हैं। सामान्य प्रेरण जो सब कर्मचारियों को दिए जा सकते हैं, और आदर्श प्रेरण, विशिष्ट प्रेरण जो केवल और केवल विशिष्ट कर्मचारियों को दिए जाते हैं जो आपके संगठन में विशिष्ट है। तो संगठन के अंदर किस तरह से हमें मोटिवेट करना है कर्मचारियों को, इसके लिए बर्नार्ड ने अपनी मोटिवेशन थ्योरी दी है जिसमें उसने सामान्य और विशिष्ट प्रेरण बताया। एक क्वेश्चन बर्नार्ड पे विशेष रूप से आता है कि मुख्य कार्यकारी के कार्य बताइए। बर्नार्ड की किताब का नाम ही फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव है, और इसमें उसने फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव या मुख्य कार्यकारी के कार्यों का अच्छे से विश्लेषण किया है। वो चाहे डीएम हो, चाहे रिलायंस का मैनेजर हो, वो कहता है सबके लिए ये फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है वो? पहला, संगठन में संचार बनाए रखना, ठीक। दूसरा, अधीनस्थों से सहयोग लेना। तीसरा, संगठन के उद्देश्य लक्ष्य परिभाषित करना। पहला बताया है संगठन में संचार बनाए रखना। मुख्य कार्यकारी को संगठन में संचार बनाना है, इससे संगठन की योजना बनानी है, इससे अधीनस्थों में निष्ठा भावना का पैदा होगी और अनौपचारिक समूहों का निर्माण होगा। संगठन में संचार बनाना, संगठन की योजना बनाना, संगठन की योजना बनाना। संगठन की योजना बनाने का मतलब क्या है कि अगर अभी किसी ने नए जिले का एक जिलाधिकारी के रूप में चार्ज दिया है और उसने सारे एसडीएम को अपनी ड्यूटीज असाइन की हैं कि भाई ये मिस्टर एक्स हैं, ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम होंगे, मिस्टर वाई हैं, ये साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम होंगे। इसी तरह से उन्होंने मिस्टर PQR को अलग अलग जगह का तहसीलदार भी ऑर्डर में बता दे कि भाई इनका यहाँ कर, ये यहाँ के तहसीलदार होंगे, यहाँ के तहसीलदार होंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल है। तो उससे क्या होगा कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लिए जिसको एसडीएम घोषित किया गया है, अब उसके अधीनस्थों को पता चल जाएगा कि आज से इस सब डिवीज़न के जो बॉस हैं वो मिस्टर एक्स हैं और हमें इनके आदेशों का पालन करना है। एक थाने का थानेदार है, उसी थाने का थानेदार जब अपने थाने में होता है और उसके सिपाही उसको बड़ा सैल्यूट देंगे। लेकिन अगर इन केस कि दूसरे थाने का या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कोई थानेदार, वही रैंक वही है, आ गए तो वो शायद उसको उस भावना से उस गर्म जोशी से सैल्यूट नहीं मारेंगे, क्योंकि उनको पता है हमारा बॉस ये है। आप समझ? तो इससे क्या होता है कि जब मुख्य कार्यकारी संगठन की योजना बनाता है, उससे एक तो आदेशों का अनुपालन बहुत और संचार का स्वीकरण बहुत अच्छे से होता है। जब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वालों को पता है कि मिस्टर एक्स हमारे बॉस हैं, एसडीएम हैं, तो उसके आदेशों को बिना किसी अपवाद के, बिना किसी प्रतिवाद के लागू करेंगे। लेकिन एसडीएम उनका एक्स है और ऑर्डर उनको कोई मिस्टर वाई दे दे तो कहेंगे ये वाई को कौन होता है ना आदेश देने वाला, क्योंकि ऑफिशियली हमारा बॉस एसडीएम कौन है, एक्स है। तो आदेशों का संगठन में अच्छे से अनुपालन हो, इसके लिए संगठन की योजना बनाना। सिंपल बात क्या है कि पदों को परिभाषित करना, पदाधिकारियों को परिभाषित करना, ताकि आदेशों को आराम से लोग स्वीकार कर लें। इससे क्या, अधीनस्थों में निष्ठा भावना का विकास होता है। जो हमारा बॉस है एसडीएम नॉर्थ, उसके प्रति उस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयज़ कहाँ हमारे साहब हैं, वो एक भाव पैदा हो जाता है। और अनौपचारिक समूह का निर्माण, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी होंगे वो अपना ठीक है, अपने हाँ भाई हमारे बॉस ये हैं, हम सब एक तरह के वो अपने आराम से अनौपचारिक समूह बना लेते हैं। ये पहला काम है संगठन में संचार बनाए रखना, संचार केंद्रों को परिभाषित करना। वो कहता है कि संगठन संचार केंद्रों का एक नेटवर्क है। क्या कहता है बर्नार्ड कि संगठन संचार केंद्रों का एक नेटवर्क है जिसमें हर अधिकारी या तो संचार प्राप्त करता है या संचार देता है। डीएम साहब चीफ सेक्रेटरी से संचार प्राप्त करते हैं, जो भी ऑर्डर आते हैं वो मुख्य सचिव से आते हैं और वो नीचे आगे एसडीएमओ को उन ऑर्डरों को फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई ये इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह से ब्लॉक से ठीक है,
या तहसील से रेवेन्यू रिपोर्ट, ब्लॉक से डेवलपमेंट रिपोर्ट डीएम साहब के पास आती है, रेवेन्यू रिपोर्ट्स को आगे रेवेन्यू बोर्ड को भेज देते हैं और डेवलपमेंट रिपोर्ट को आगे संबंधित विभाग मंत्रालयों को भेजते हैं। तो हर अधिकारी इसी तरह आपका तहसीलदार है, एसडीएम से आदेश पा रहा है, एसडीएम से संचार पा रहा है और नीचे नायब तहसीलदार को या कानूनगो को, पटवारी को आगे संचार दे रहा है। तो ये बर्नाट बिल्कुल आपके व्यवहार में दिख जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे। वो कहता है कि संगठन संचार केंद्रों की एक व्यवस्था है, एक नेटवर्क है जिसमें हर अधिकारी कुछ संचार प्राप्त करता है, आगे संचार देता, पीछे से संचार प्राप्त करता है, उसको फॉरवर्ड करता है। एसडीएम तहसीलदार से लेटर लेगा, ठीक है, उसमें अपनी टिप्पणी लिख के डीएम साहब को फॉरवर्ड कर देगा, डीएम साहब उसको चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर देंगे, चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश मिलेगा, वो डीएम को फॉरवर्ड करेगा, डीएम एसडीएम को। इस तरह संचार केंद्रों का एक नेटवर्क है। बट ये मुख्य कार्यकारी का काम है कि वो संचार केंद्रों को कौन किस काम के लिए किस संचार को देने का प्राधिकृत अधिकारी कौन है ये सुनिश्चित कर दे, किस आदेश को देने के लिए कौन प्राधिकृत है इसको सुनिश्चित करना पहला काम। दूसरा, किस अधीनस्थों से सहयोग लेना, इसके लिए संगठन के लिए उपयुक्त कर्मचारियों का चयन करना, ठीक, उनके काम का पर्यवेक्षण करना, अगर कोई समस्या है उनकी तो उसको सॉर्ट आउट करना और प्रेरकों की व्यवस्था करना और मनोबल बढ़ाना। वो कहता है केवल कर्मचारियों को लाने से ही काम नहीं चलता, उनको उपयुक्त प्रशिक्षण भी देना है और उनका बहुत ही ह्यूमनिस्टिक सुपरविजन करना है। इससे क्या होता है, उनका मनोबल बढ़ता है। तीसरा, कि संगठन के उद्देश्य और लक्ष्यों को परिभाषित करना। मुख्य कार्यकारी का जो तीसरा काम है, संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना। लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? आपका उद्देश्य आईएएस या पीसीएस बनना, डीएम या एसडीएम बनना, ठीक, पीटी मेंस इंटरव्यू, ये गोल है। तो लक्ष्य और उद्देश्य और लक्ष्य को परिभाषित करना, हर स्तर के लक्ष्यों को जोड़ करके बड़ा लक्ष्य बनाना। जब लक्ष्य होगा तो संगठन में हम मूल्यांकन और निष्पादन भी अच्छा पॉसिबल हो पाएगा और लोग अपने लक्ष्य के लिए समर्पित ढंग से काम करेंगे। तो ये था बर्नार्ड का फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। लास्ट रह जाता है कि बर्नार्ड का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही ईजी है। जैसे बर्नार्ड एक अजात शत्रु कहे जाते हैं, इनकी कोई विशेष आलोचना मिलती नहीं बुक्सेस में भी, अन्य विद्वानों की खूब मिलती है लेकिन इनकी नहीं मिलती है बर्नार्ड की। मेन कारण क्या है कि इन्होंने जो भी बातें कही वो अपने जीवन में जो जिया था वही इन्होंने लिखा है। अब यह है फिर भी कि कासु अस्य दृश्य न सन्ति दोषा, ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई दोष ना हो, दोष तो होगा, लेकिन आलोचना हमेशा ऐसी लिखनी है कि जिससे एग्जामिनर डिसएग्री ना हो, बल्कि उसको भी उस चीज़ को स्वीकार करना पड़े कि बर्नार्ड ने आवश्यकता से अधिक प्राधिकार के स्वीकरण पर बल दिया। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी हैं जहां अधीनस्थ की भाई अधीनस्थ उसको के हित में हो, अधीनस्थ के हित में हो तभी वो माने। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम अधीनस्थ के स्वीकरण की परवाह नहीं करते, ना हम अधीनस्थ के हित की परवाह करते हैं, बट हम आदेश पालन चाहते हैं। सियाचिन में -40 डिग्री पे काम करना क्या किसी के हित में है? लेकिन वहाँ पे सेना है, सेना ने अभी आदेश दे दिया कि भाई अभी आपको मूव करना है इस हिल पे, चाहे वहाँ कोई भी चाहे वहाँ सैनिक के प्राणों का भी संकट हो, लेकिन उसको जाना पड़ेगा। तो प्रतिरक्षा है या फायर टेंडर्स जो होते हैं, उसको कमांडर ने कह दिया कि फायर टेंट के वहाँ अंदर बच्चे फंसे हैं, आग में वो निकालने हैं और वो वर्दी पहन के जाए, भाई सुरक्षा उपाय के साथ जाएगा, लेकिन फिर भी डर तो है ना, उसका हित तो नहीं है कि वो आग में घुस रहा है। लेकिन कई बार ऐसी आपातकालीन युद्ध और प्रतिरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, ऐसी परिस्थितियां जहां हर जगह स्वीकरण की संकल्पना काम नहीं कर सकती। दो यही इसकी एक आलोचना है। दूसरा, अनौपचारिक संगठन आवश्यकता से अधिक क्या कर सकते हैं? अस्थायित्व संगठन के अस्थायित्व का कारण बन सकते हैं। ये माना जाता है कि भारत में शेयर बाजार में एक साथ सारी भीड़ अंदर जाती है और एक साथ अगर बाजार उठता है तो उठता चला जाता, गिरता है तो धड़ाम से गिरता है, सब भीड़ एक साथ अंदर से एक साथ बाहर। क्योंकि अफवाह फैला देंगे कि अब इस कंपनी का तो शेयर अब घाटा होने वाला है, ये होने वाला, तत्काल बिकवाली शुरू हो जाती है। तो ये सटोरी अक्सर ऐसा करते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप्स में ये चीज़ें फैला करके फाइनेंशियली उसको इस मार्केट को एक तरह से वॉलेटाइल कर देते हैं। तो ये एक उनकी कमी होती है कि इस अस्थायित्व को ये जन्म दे सकते हैं। बहरहाल फिर भी 21वीं शताब्दी में भी बर्नार्ड के विचारों की प्रासंगिकता यथावत बनी हुई है। विशेषकर जैसे जैसे समाजों का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है, जैसे जैसे कार्मिकों की जो क्षमताएं हैं
बौद्धिक क्षमताएं, उनका विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे ही बर्नार्ड के विचार अति प्रासंगिक होते जा रहे हैं। तो बर्नार्ड के विचारों की प्रासंगिकता का संक्षेप में मैं आपके साथ विश्लेषण करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, पढ़ते रहिए।